हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जस्ट इन टाइम। पूरा क्या होता है जस्ट इन टाइम अप्रोच के बारे में आज मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ओके, इससे पहले हमने लास्ट वीडियोस में सेक्शन ए जो कि हमारा है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का सेक्शन ए, वो पूरा डिटेल में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया आपके साथ। देन हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट किया है सेक्शन बी, जिसमें से हमने फर्स्ट जो इजी वाला टॉपिक है जैसे कि एबीसी कॉस्टिंग, तो एबीसी के 5 एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो अब तक के जितने भी प्रैक्टिकल थे मैंने उसका अपलोड कर दिया है वीडियो। उसकी एक अलग से मैंने अपनी चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग करके एक पूरा हेडिंग दे दिया है। उसके अंदर पूरे सब्जेक्ट्स के आपको प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन के वीडियोस मिल जाएंगे। और जो भी थियोरिकल टॉपिक बाकी है जैसे सेक्शन ए में कुछ काफ़ी सारी थियरी है वो बाकी है, और यहाँ पे ईआरपी सिस्टम बेंचमार्किंग वो भी थियरी बाकी है। तो वो सारी थियरी में आपको एक साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इसके 3 वीडियो में अलग से बनाने वाला हूँ जिसमें प्योर थियरी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो प्रैक्टिकल के वीडियोस भी आपको अलग से मिलेंगे और थियरीज के वीडियोस भी आपको अलग से मिलेंगे। ओके, आज का जो हमारा पूरा टॉपिक रहेगा वो है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम में 3 इलस्ट्रेशन दिए हैं जिसमें से इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा क्या होती है जीट पॉलिसी, जस्ट इन टाइम पॉलिसी क्या होती है, कहाँ से अप्रोच आया है, कैसे उसको प्रैक्टिकली यूज़ होता है, इंडिया में यूज़ होता है या नहीं होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री इसे यूज़ करती है। देन एक क्वेश्चन था जो बैक फ्लश कॉस्टिंग में हमने बैक फ्लश अकाउंटिंग में हमने ऑलरेडी कर लिया था, लेकिन यहाँ पे अगेन वो रिपीट हो रहा है, तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। जहाँ पे मैंने बैक फ्लश से क्या सॉल्यूशन होता है वो मैंने बैक फ्लश अकाउंटिंग करे किया था, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बट इन जीत सिस्टम में हम ट्रेडिशनल मेथड से कैसे उसकी अकाउंटिंग करते हैं वो मैंने नहीं बताया था, तो वो भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, और एक क्वेश्चन है जहाँ पे जीट अप्रोच हमें अप्लाई करना है। दो अलग अलग सेलर सप्लायर हमारे पास अवेलेबल होंगे, तो उसमें से कौन सी सप्लाई हमें कौन से सप्लायर को सिलेक्ट करना है, या तो जो अपनी अभी प्रैक्टिकल जो ट्रेडिशनल पॉलिसी आ रही है कंटिन्यूसली उसको फॉलो करो, या तो दो सप्लायर है जिसमें से जो जल्दी सप्लाई करता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये भी एक छोटा सा इजी क्वेश्चन है जिसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में रखूँगा और इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, जीट पॉलिसी क्या होती है, कहाँ पे यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जस्ट इन टाइम जीट पॉलिसी जिसको बोला जाता है। सर, जीट मतलब क्या होता है? जस्ट इन टाइम। देखो, अब यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ होंगे ना वो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो आपको उसको याद रखना है क्योंकि अभी जो पैटर्न है हमारी एग्ज़ाम्स की उसके हिसाब से वो पूछे जाएंगे, वर्ड्स को पूछेंगे कि ये पर्टिकुलर वर्ड कौन सी पॉलिसी में यूज़ होता है। टीक्यूएम में होता है, टीक्यू या तो जस्ट इन टाइम में होता है, सिक्स सिग्मा पॉलिसी में होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, तो आपको वो ये वर्ड्स याद रखने होंगे। जैसे यहाँ पे है पुल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ओके, पहले तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्या होता है जीट का मीनिंग, जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था जब बैकफ्लैश अकाउंटिंग पढ़ाया था तब, लेकिन अभी मैं वापस आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो प्रोडक्शन करती है ये टाइप के कवर, मोबाइल के कवर में हर टाइप अपना मोबाइल का कवर एक ही है, तो वही का एग्जांपल देता हूँ। ये मोबाइल के कवर मान लो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे ये प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो जैसे हम इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं कि रॉ मटेरियल लाने के लिए हम अलग अलग लेवल्स डिसाइड करते थे, जैसे ऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल, ऐसे करके अलग अलग हम लेवल डिसाइड करते थे फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन के। इतना तो रॉ मटेरियल होना ही चाहिए, इतना रॉ मटेरियल आ जाए ये लेवल तक तो हमें रीऑर्डर कर देना है, रॉ मटेरियल के लिए रीऑर्डर कर देना करेंगे हम, अदरवाइज हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जीट सिस्टम आई, जीट सिस्टम ने क्या कहा कि जो भी रॉ मटेरियल चाहिए ना उसको स्टॉक मत करो, उसको आप स्टॉक मत करो। मतलब क्या, हम ला के जैसे पूरे साल का चाहिए तो पूरा ये साल का रॉ मटेरियल हम एक साथ खरीद के हम क्या करते हैं, गोडाउन में रख देंगे। तो वो क्या हो गया, हमारी स्पेस भी यूटिलाइज होगी, जो स्पेस यूटिलाइज होगी उसका गोडाउन में, तो उसका रेंट भी पे करना पड़ेगा, और जो रॉ मटेरियल आया है वो पूरे साल तक यहीं पे हम पड़ा रहेगा।
तो अब जीट सिस्टम क्या बोलती है, जीट सिस्टम में कहा कि स्टॉक होना ही नहीं चाहिए, ज़ीरो स्टॉक। क्या होना चाहिए? ज़ीरो स्टॉक। जब आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़े तब ही रॉ मटेरियल आपको लेना है, ये बोलता है जीट सिस्टम। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा सर आपकी कैरिंग कॉस्ट नहीं आएगी। आपको उस स्टॉक को क्या करना पड़ेगा? कैरी नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने एक साथ स्टॉक परचेस करके रख दिया है जिसके कवर बनाने हैं, तो मैंने रॉ मटेरियल खरीद के अभी रख दिया कि मुझे इस महीने में 50,000 कवर प्रोडक्शन करने हैं, तो मैंने रॉ मटेरियल परचेस करके रख दिया। बट इन जीट सिस्टम एक साथ परचेस करने के लिए मना करते हैं। वो क्या बोलते हैं? जब ज़रूरत पड़े तब उसको परचेस करो, इससे बोला जाता है जीट सिस्टम। और ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे स्टॉक चाहिए, यहाँ पे रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया है? तो इसके लिए बोला है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज होना चाहिए जिससे पता चले कि ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल चाहिए तो इसका ऑर्डर कर दो, कल आ जाना चाहिए। बट प्रैक्टिकली इन इंडिया दिस सिस्टम इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल नॉट अवेलेबिलिटी। मतलब कि हम आज ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक दो दिन उस रॉ मटेरियल को या तो उस कंपोनेंट को आने में लग जाते हैं। तो जीट सिस्टम यहाँ पे हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते, बट सिस्टम बहुत अच्छी है कि जब रॉ मटेरियल चाहिए तभी उसे परचेस करना चाहिए। ये पूरे जीट सिस्टम का कहना है। ओके, तो यहाँ पे जीट स्ट्रेटेजी भी बताई है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या उसमें बोला है, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक वर्ड भी यहाँ पे याद रखना है आपको। देखते हैं, पहले स्ट्रेटेजी पढ़ लेते हैं। बाय टेकिंग अ जीट अप्रोच टू इन्वेंटरी एंड प्रोडक्ट हैंडलिंग। इन्वेंटरी को हैंडलिंग करने के लिए और प्रोडक्ट को हैंडलिंग करने के लिए कंपनी कैन ऑफन कट कॉस्ट ऑफ सिग्निफिकेंटली। अगर मैं क्या करूँगा, स्टॉक रखूँगा ही नहीं तो मेरी ना तो कैरिंग कॉस्ट आने वाली है, ना तो स्टोरेज कॉस्ट आने वाली है, ना तो जो मुझे गोडाउन की स्पेस चाहिए वो मुझे रखनी पड़ेगी। अदरवाइज उसका एक प्रैक्टिकल दूसरा यूज़ भी कर पाऊंगा। जो स्पेस पड़ी है उसकी जगह मैं कुछ और भी एक्टिविटीज़ कर पाऊंगा। जैसे मुझे अलग से प्लांट डालना होगा तो वो प्लांट डाल के मैं अलग से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डाल सकता हूँ, क्योंकि स्टॉक मुझे करना ही नहीं है इन्वेंटरीज का। इन्वेंटरी कॉस्ट कंट्रीब्यूट अ हेवीली ऑफ अ कंपनी एक्सपेंस। इन्वेंटरी की कॉस्ट क्या होती है? हैवी होती है। उसकी उसके पीछे उसको स्टोर करने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेंसेस किए जाते हैं, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। बाय मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी यू होल्ड यू सेव अ स्पेस। स्पेस की क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। जैसे 50,000 kg रॉ मटेरियल खरीद लिया तो उसे रखना तो पड़ेगा ना, उसके लिए स्पेस तो चाहिए। तो स्पेस क्या होगी? गोडाउन। तो अब मैं जीट सिस्टम अप्लाई करता हूँ तो मुझे रॉ मटेरियल लाना ही नहीं है, तो वो स्पेस का क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगी। उस फ्री अप केस रिसोर्स हो जाएगा। रिड्यूस द वेस्ट दैट कम फ्रॉम द ऑब्सोलेशंस। ओके, और जो भी मेरा वेस्ट होता है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने 50,000 kg ला के रख दिया तो उसमें से मान लो 10% मेरा नॉर्मल वेस्ट, वहीं का वहीं रॉ मटेरियल क्या हो गया? बिगड़ गया, जो यूज़ ही नहीं कर पाऊंगा मैं प्रोडक्शन के लिए। तो वो वेस्ट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जीट स्ट्रेटेजी अप्लाई करने से। नाउ यहाँ पे एक MCQ में वर्ड पूछा जाएगा आपको, तो वो वर्ड याद रखना है, कानबान। अब देखो जीट सिस्टम आई कहाँ से? जैसे मेजोरिटी हमारी कोस्टिंग में जापानीज लोगों ने ही शोध खोज की है पूरी। जो इन्वेंशन किया है जापानीज ने ही किया है। तो आपको MCQ में समझना है तो जापानीज आए तो उसे सिलेक्ट कर लेने का, क्योंकि मेजोरिटी वहीं से आया है। जैसे मैं आपको बताऊं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, काइजन कोस्टिंग, तो काइजन का अप्रोच भी वहीं से आया है। काइजन कोस्टिंग में क्या कहना है कि आपको क्या करना है? कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते रहना है। अपनी प्रोडक्शन सिस्टम को क्या करते रहना है? कंटिन्यूसली इम्प्रूव करो। जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम डाल सकते हैं। जैसे मैंने आज 5 घंटे पढ़ा, मेरा ये आउटपुट था। जैसे मेरा आज एक चैप्टर ख़त्म हुआ, मैं कल एक नहीं, एक से ज़्यादा चैप्टर कवर करूँगा। जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने की, आज मैंने 5 पेज पढ़े हैं तो कल मैं 6 पेज पढ़ूंगा। या तो कल मेरी जो इफ़िशियंसी होगी, हर एक दिन आपको क्या करना है? थोड़ी थोड़ी अपनी कैपेसिटी क्या करनी है? इंक्रीज़ करनी है। और अपना जो कंफर्ट जोन है ना, कि मैं 5 घंटे ही पढ़ पाऊंगा, ये टाइम पे ही मुझे सोना है, ये टाइम पे ही मुझे पढ़ना है, उस कंफर्ट जोन से क्या आ जाओगे? आप बाहर आ जाओगे। ये पर्टिकुलर है प्रैक्टिकल अप्रोच काइजन कोस्टिंग का। काइजन कोस्टिंग बात करती है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए अपनी स्किल्स में, अपनी मशीनरी में, अपनी टेक्नोलॉजीज़ में, ताकि हमारी कॉस्ट क्या हो जाए? कम हो जाए, और प्रोडक्शन क्या हो जाए? स्पीड हो जाए, और ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। तो क्या आउटपुट ज़्यादा मिलेगा तो हम सप्लाई ज़्यादा कर पाएंगे।
बट सेम कंसेप्ट हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी लगा सकते हैं। जितना काम हमने कल किया था उससे 5% काम हम आज ज़्यादा करेंगे, जितनी पढ़ाई हमने कल की थी उससे एक स्टेप आज ज़्यादा होंगे, आज कुछ नया जानेंगे, आज कुछ नए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सिस्टम भी हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड है जो कि जीत सिस्टम के अंदर यूज़ होता है, कान बान। तो इस कान बान वर्ड को आपको याद रखना है कि पेपर चेक कर, मतलब पेपर जो सेटर होता है उसका दिमाग घूम गया या तो उसके दिमाग में आया कि कान बान वर्ड को पूछ लेते हैं कि जीट सिस्टम के अंदर कौन सा वर्ड यूज़ होता है। तो कान बान करके एक वर्ड यूज़ होता है, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है। ओके, तो एक वर्ड याद रखना है। तो यहाँ पे पूरा मैंने आपको जीट सिस्टम क्या होता है वो आपको बता दिया है ना। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई होता है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। देखो बेटा, दो पॉलिसी होती है। एक तो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी होती है, जैसे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको ये कवर का एग्जांपल दिया था, ये रॉ मटेरियल हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो परचेज की एक पॉलिसी होती है, 1 महीने का साथ में करेंगे, 15 दिन का साथ में करेंगे, या तो 1 साल का, या तो 3 महीने का, 6 महीने का। ये हमारी एग्जिस्टिंग परचेज पॉलिसी होती है। तो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो अप्लाई होगी और जीट सिस्टम अप्लाई करने से हमें क्या बेनिफिट होगा उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि हम अगर जीट सिस्टम अप्लाई करते हैं तो हमें कितनी कॉस्ट आती है और उसमें से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो अगर बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा है तो हम जीट पॉलिसी को अप्लाई कर देंगे। अगर कॉस्ट बेनिफिट से ज़्यादा है तो हम जीट सिस्टम को अप्लाई नहीं करेंगे, जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि फ़ायदा होता है तभी पॉलिसी को अप्लाई करते हैं, कॉस्टिंग में जनरली प्रॉफिट होता है तभी हम उसको अप्रूवल देते हैं। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि है हमारा पूरा ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में। ओके, उससे पहले यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस दिए हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नॉट सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको खाली एक बार पढ़ लेना है ऊपर ऊपर से, काफ़ी इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जस्ट इन टाइम के बारे में शॉर्ट नोट पूछी जाती है, जो कि मैंने आपको बताया है। जापानीज़ का जो एक वर्ड आना चाहिए, जो कंटिन्यूस पॉलिसी है, पुल सिस्टम है, ये सारा आपको लिखना है उसमें। ओके, और एक एग्जाम्पल अच्छे से आपको एग्जिस्टिंग पॉलिसी का और जस्ट इन टाइम पॉलिसी का आपको एग्जाम्पल वहाँ पे फ्रेम करना होगा, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया पूरा। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस दिए हैं। वेस्ट मिनिमाइज हो जाएगा, बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे स्पेस का, रेंट पेड नहीं करना पड़ेगा, इन्वेंटरी का मैनेजमेंट हो पाएगा और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। ये सारी डिमांड पुल और अनप्रिडिक्टेबल होगा, रीवर्क मिनिमाइज हो जाएगा, रीवर्क हमें कम करना होगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये सारे हमें एडवांटेजेस दिए हैं। ओके, और नीचे डिसएडवांटेजेस दिए हैं। तो आप एक बार गो थ्रू हो जाना। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6, बी लिमिटेड है डिसाइडेड टू अडोप्ट द जीट पॉलिसी। अब बी लिमिटेड ने क्या डिसाइड किया है, जीट पॉलिसी को अडोप्ट करना है फॉर मटीरियल। द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ जीट पॉलिसी आर आइडेंटिफाइड। क्या आइडेंटिफाइड हुआ है, देखो। अब जीट पॉलिसी अप्लाई करने से हमें ये 6 पॉइंट में या तो बेनिफिट होता है या तो कॉस्ट आती है। तो इन 6 पॉइंट को हमें क्या करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। कॉस्ट हुई तो डेबिट साइड लिखेंगे और बेनिफिट हुआ तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। डिफरेंस आएगा, अगर फ़ायदा हुआ तो अप्लाई कर देंगे जीट पॉलिसी, अगर फ़ायदा नहीं होता है तो हम नहीं अप्लाई करेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 1, मैं आपको 1 बाय 1 एक एक पॉइंट पहले पढ़ लूँगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा एक साथ। ओके, देखो, टू इम्प्लीमेंट द जीट द कंपनी हैज़ मॉडिफाइड इट्स प्रोडक्शन। जीट पॉलिसी अप्लाई करने से उसको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा प्रोडक्शन एंड मटेरियल रिसिप्ट फैसिलिटी एट अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ 10 लाख। उसके पीछे कैपिटल कॉस्ट क्या आएगी, अगर मैं जीट पॉलिसी अप्लाई करता हूँ तो 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल कॉस्ट आने वाली है। द न्यू मशीन इज़ रिक्वायर्ड। अब अगर मैं 10 लाख रुपए का न्यू मशीन लाता हूँ तो मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 1,08,000 पर एनम। कैपिटल कॉस्ट विल बी डेप्रिशिएट ओवर अ 5 ईयर। ओके, उसका डेप्रिशिएशन होगा 5 सालों में। हम रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग विल बी रिड्यूस। जीट पॉलिसी का मेन क्या काम है, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक होता है उसको कम करना। तो रॉ मटेरियल हम कितना रिड्यूस कर रहे हैं, जो पहले 40 लाख का था अब वो कितना हो जाएगा, 10 लाख का। द कंपनी कैन अर्न
15% ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर पैसा है उसको हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 15% वहाँ से रिटर्न मिलेगा, ऐसा पॉइंट नंबर 3 में बोला है। द कंपनी अवॉइड रेंटल एक्सपेंडिचर ऑन स्टोरेज फैसिलिटी अमाउंटिंग टू 33,000 पर एनम and property tax and insurance amounting to 22,000 will be saved due to JIT program। अगर मैं JIT पॉलिसी अप्लाई करता हूँ तो मुझे स्टोरेज की स्पेस नहीं चाहिए, इसलिए मेरी रेंटिंग एक्सपेंडिचर होगी वो भी सेव हो जाएगी, और उससे जुड़े जो मुझे प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस पे करने हैं वो भी नहीं पे करने होंगे, क्योंकि JIT पॉलिसी क्या कहती है, आपका स्टॉक होना ही नहीं चाहिए, ओके, रॉ मटेरियल का। 5th नंबर का पॉइंट, प्रेजेंटली there are 7 workers in a store department at a salary of 5,000 each per month। प्रेजेंटली कितने लोग काम करते हैं, 7 लोग काम करते हैं स्टोर डिपार्टमेंट में। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग जीत सिस्टम ओनली 5 वर्कर विल बी रिक्वायर्ड इन दिस डिपार्टमेंट एंड बैलेंस ऑफ 2 एम्प्लॉय विल बी टर्मिनेटेड। मतलब कि पहले जहाँ पे 7 लोग चाहिए थे, अब उसी जगह पे 5 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 2 एम्प्लॉय की सैलरी हमें कम पे करनी पड़ेगी, तो वो हमें बेनिफिट हो जाएगा, उतनी कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीट पॉलिसी। ड्यू टू रिसिप्ट ऑफ अ स्मॉलर लॉट ऑफ रॉ मटेरियल, लॉट क्या आता है, कम आता है इन जीट सिस्टम में, विल बी डिसरप्शन ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट आर एस्टिमेटेड 77,000 पर एनम। मतलब कि रॉ मटेरियल ना होने के कारण स्टॉक आउट हो जाएगा, मतलब स्टॉक नहीं रहेगा, तब प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है, तो उसकी कॉस्ट आती है 77,000। नाउ डिटरमाइन द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ जीट सिस्टम, एडवाइजेबल द कंपनी टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम। जीट सिस्टम इम्प्लीमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये हमें पूरा कैलकुलेट करके बताना है कंपनी को, ओके। नाउ कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने वाले हैं हम, कॉस्ट देखेंगे, बेनिफिट देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। तो देखो मैं पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ जीट पॉलिसी। ऐसा मैंने एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 2 पार्ट बनाए हैं। कॉस्ट होगी तो डेबिट साइड लिखेंगे, बेनिफिट होता है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। 1 बाय 1 वापस मैं एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो पॉइंट नंबर 1, जीट पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें कैपिटल कॉस्ट होने वाली है 10 लाख रुपए की, मतलब कि हमारे 10 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। अगर इसी 10 लाख को मैं किसी जगह पे इन्वेस्ट करता तो मुझे 15% के हिसाब से रिटर्न मिलता, जो कि अब मुझे नहीं मिलने वाला। तो 10 लाख के 15% करूँ तो 1,50,000 का रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वो मेरी पूरी क्या बन जाएगी, कॉस्ट। और 10 लाख का मशीन लाऊंगा तो उसके पीछे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आने वाली है 1,08,000। तो ये दोनों मुझे जीट पॉलिसी अप्लाई करूंगा तो ये दो क्या होगी, कॉस्ट हो जाएगी। जैसे मैंने डेबिट साइड लिख दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मॉडिफाइंग द प्रोडक्शन, मॉडिफाई करना होगा, 10 लाख रुपए का खर्च होगा, इसको अगर मैं यूटिलाइज करता, इन्वेस्टमेंट करता तो मुझे कितना परसेंट मिलता है, 15%, तो 150। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1,08,000 एंड 1,50,000, ये दो क्या आने वाली है, कॉस्ट आने वाली आएगी। फर्स्ट पॉइंट में ऐसा बोला है। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा, रॉ मटेरियल जो पहले 40 लाख का चाहिए, अब वो कितना हम रखेंगे, 10 लाख का, मतलब कि 30 लाख रुपीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगे। तो 30 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा बचेंगे तो उसका हम क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ से हमें रिटर्न मिलेगा। रिटर्न मिलेगा मतलब बेनिफिट होगा। कितना बेनिफिट होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40 लाख माइनस 10 लाख इंटू 15%, 4,50,000 का हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कॉस्ट थी, यहाँ पे वो क्या हो गया, बेनिफिट, ओके। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 15% ऑन इंटरेस्ट बोला था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 15% मिलेगा। 4th नंबर का पॉइंट, कंपनी कैन अवॉइड रेंटल एक्सपेंडिचर ऑन स्टोरेज अमाउंटिंग टू 33,000 पर मंथ पर एनम, प्रॉपर्टी टैक्स इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 22,000 विल बी सेव्ड ड्यू टू जीट पॉलिसी। अगर जीट पॉलिसी हम अप्लाई करेंगे तो स्टॉक को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं पड़ेगा, तो रेंट नहीं पे करना होगा। सेकंड, उससे जुड़ा इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी टैक्स वो भी पे नहीं करना होगा। तो ये दोनों हमारा क्या है, बेनिफिट है, क्योंकि दो एक्सपेंस नहीं होने वाले हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 33,000 एंड 22,000 क्या है, सेविंग इन रेंटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा और सेविंग इन प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस। आगे देखते हैं, प्रेजेंटली
पॉइंट नंबर 5, प्रेजेंटली देर आर अ 7 वर्कर इन अ स्टोर डिपार्टमेंट। 7 वर्कर है जिसको 5000 ईच पर मंथ हम पे करते हैं। तो अगर मुझे 12 महीने की मतलब पर एनम की सैलरी चाहिए ईच वर्कर की, तो मुझे 5000 इंटू 12 करना पड़ेगा। मतलब कितना होगा, 60,000 पर एनम। ओके, आफ्टर इम्प्लीमेंट करेंगे तो 5 वर्कर ही चाहिए, मतलब 2 का हमें क्या हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, मतलब बेनिफिट होगा। 2 वर्कर की सैलरी हमें नहीं पे करनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेनिफिट में लिखा है 2 वर्कर को हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो 5,000 रुपये पर मंथ हम देते थे, तो 5,000 इंटू 12 मतलब पर एनम की उसकी सैलरी और इंटू 2 कर दिया, तो 1,20,000 रुपीज़ हमें क्या हो जाएंगे, सेव, हमें क्या होगा, बेनिफिट। लास्ट पॉइंट, ड्यू टू रिसिप्ट ऑफ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक आउट की प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन होगा और स्टॉक आउट की प्रॉब्लम होगी, तो 77,000 की कॉस्ट आएगी। तो वो मैंने लिख दिया है डेबिट साइड, यहाँ पे आप देख सकते हो 77,000। नाउ मुझे क्या करना है, बेनिफिट का टोटल करना है और उसमें से कॉस्ट माइनस करनी है। तो आप देखोगे बेनिफिट का टोटल होगा 6,25,000 और यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है 2,90,000। तो मुझे नेट बेनिफिट ड्यू टू जीट पॉलिसी कितना मिला, 2,90,000 का। तो ना मुझे कंक्लूजन देना है, तो क्या होगा, कॉस्ट क्या है, बेनिफिट से कम है, तो बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, देख सकते हो आप, द जीट पॉलिसी में बी इम्प्लीमेंटेड एज देर इज़ अ नेट बेनिफिट 2,90,000 पर एनम। मुझे कितना बेनिफिट होगा अगर मैं जीट पॉलिसी इंप्लीमेंट करूंगा, तो 2,90,000 का। तो ये था पूरा क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है 1-2 बार। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था जीट के लिए। ओके, तो ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको। इसमें से अगर कोई भी डाउट रहता है या तो आगे जो एक्सप्लेन करूँ उससे कोई डाउट रहता है, तो उसको आपको कैसे सोल्व करना है, कैसे मुझे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो पाओगे, वो हम आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपको अगर कोई डाउट हुआ तो आप सोल्व कर पाओगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नेक्स्ट। ये इलस्ट्रेशन में ऑलरेडी बैकफ्लश अकाउंटिंग जब मैंने डिस्कस किया था, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तब मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था, बट ऑन बैकफ्लश मेथड से किया था। मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच से वहाँ पे आपको नहीं आंसर बताया था। लेकिन अब मैं आपको वही चीज़ ट्रेडिशनल आंसर भी, क्योंकि वहाँ पे भी दोनों मेथड से आंसर दिया था, तो मैंने वहाँ पे खाली बैकफ्लश अकाउंटिंग से आंसर दिया था। और तब मैंने कहा था कि मैं जब जस्ट इन टाइम अप्रोच पढ़ाऊँगा तब यही क्वेश्चन वापस कवर करूँगा और यहाँ पे ट्रेडिशनल वे से बताऊँगा। तो आपका दोनों तरह से क्या हो जाएगा, आंसर कवर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर बैकफ्लश अकाउंटिंग का वीडियो नहीं देखा तो आप वहाँ पे जाकर वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको बैकफ्लश अकाउंटिंग का जो आंसर है यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसने आंसर किया है। देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आंसर करते हैं। डांडिया लिमिटेड फॉलो द जीट सिस्टम, इट हेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इनमें क्या हुआ, रॉ मटेरियल परचेस किया 2 लाख रुपए का। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी हुई, 36,000। ओवरहेड कितने हुए, 3 लाख रुपीज़। और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी हुई, 3,16,000। ऑल मटेरियल that were purchased and the place into the production and the production is also completed। परचेस किया हमने रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन में डाला और प्रोडक्शन कंप्लीट भी हो गया। सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड अप्लाई कॉस्ट इज कंप्यूटेड। हमें क्या करना है, जो एक्चुअल और जो कन्वर्जन किया उसके बीच में डिफरेंट आया वो कंप्यूट करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास बोथ ट्रेडिशनल जर्नल एंट्री एंड बैकफ्लश जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैकफ्लश के बारे में बोला है, तो जब मैंने बैकफ्लश अकाउंटिंग पढ़ाया था तब मैंने वो आंसर करवा दिया था, खाली ट्रेडिशनल वे से बाकी था। तो अब हम यहाँ पे कौन सा कवर करने वाले हैं, ट्रेडिशनल वे से। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल वे से। सर पहले समझ लो ट्रेडिशनल वे में होता क्या है, फिर हम जर्नल एंट्री करते हैं। आपने जब कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरमीडिएट में पढ़ा था तब वहाँ पे आता था कॉस्टिंग, हम फाइनेंस के हिसाब से जर्नल एंट्री करते हैं और कॉस्टिंग के हिसाब से जर्नल एंट्री करते हैं। तो जब कॉस्टिंग के हिसाब से जर्नल एंट्री होती है तब कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं होता है, या तो डेटर या क्रेडिटर नहीं होता है। ओके, तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। एक मिनट,
कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। जैसे आपको याद हो तो इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने जर्नल एंट्री पास की थी। जैसे कॉस्टिंग की और फाइनेंस की दोनों का मिक्सचर करके आप जर्नल एंट्री पास करते थे, तो सेम वे वहीं आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी है। पहले ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ, फिर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। ओके, देखो जब भी रॉ मटेरियल, मान लो ये गोडाउन है और ये हमारी फैक्ट्री है, ये क्या है, हमारा गोडाउन है और ये हमारी फैक्ट्री है। तो जब भी हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो उसको पहले लाके कहाँ पे रखेंगे, गोडाउन में रखते हैं। तो मटेरियल जब आता है तो मटेरियल अकाउंट डेबिट होता है, और हमने क्रेडिट में परचेस किया है तो क्रेडिटर का नाम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मटेरियल आया तो मटेरियल डेबिट। अब नाउ मैं गोडाउन में से मटेरियल को कहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ, फैक्ट्री में। तो यहाँ पे जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस में जा रहा है। तो जो मटेरियल पहले आया था तब हमने उसको डेबिट किया था ना, अब वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, फैक्ट्री में, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। तो नाउ अब उस मटेरियल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट क्या कर देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस को। तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हो जाएगा क्योंकि मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है गोडाउन में से फैक्ट्री में फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। तो वर्क इन प्रोग्रेस में गया, इसलिए अब ना वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो गया, डेबिट हो गया, और मटेरियल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। मतलब मटेरियल जब आया तब हमने उसको डेबिट किया, जब उसको ट्रांसफ़र किया प्रोडक्शन के लिए तब उसको क्रेडिट कर दिया। नाउ सर, फैक्ट्री में से क्या बन जाएगा, वो अब फिनिश गुड बनेगा। क्या बनेगा यहाँ से, अब फिनिश गुड बनेगा। तो नाउ फिनिश गुड अकाउंट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस में से अब कन्वर्ट किस में हो गया, फिनिश गुड में। तो अब फिनिश गुड अकाउंट डेबिट कर देंगे और वर्क इन प्रोग्रेस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस। जब मटेरियल आया तब हमने गोडाउन में स्टोर किया, फिर हमने उसे प्रोडक्शन में ट्रांसफ़र किया, प्रोडक्शन में मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में, फिर वहाँ से फिनिश गुड बन गया तो हमने फिनिश गुड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ इन प्रोसेस के बीच में हमें क्या होते हैं, ओवरहेड्स होते हैं, मतलब एक्सपेंसेस होती है। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे स्टार्टिंग में गोडाउन में तो कोई एक्सपेंस नहीं होगी, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस में लेबर्स वर्क करते हैं, तो जो भी लेबर से जुड़ी होगी एक्सपेंस उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस पे लिखेंगे, और ओवरहेड्स होंगे उसको हम फिनिश गुड्स में लिखेंगे। ओके, कैसे लिखेंगे, आइए आंसर करते हैं। फर्स्ट देखो, रॉ मटेरियल परचेस किया है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि रॉ मटेरियल परचेस करेंगे तो क्या करेंगे, मटेरियल को डेबिट कर देंगे। तो मटेरियल अकाउंट डेबिट कर दिया है 2 लाख रुपए, और टू अकाउंट पेएबल मतलब क्रेडिटर का नाम लिख देंगे। जब अगर आपको इंटीग्रेट अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री आती है तो आपको अच्छे से समझ पाओगे ये चीज़। उसके भी बारे में मैं वीडियो डालने वाला हूँ। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा पूरा एक कंसेप्ट चल ही रहा है, पूरी सीरीज़ है ये। आप मेरी चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाके इंटीग्रल अकाउंटिंग का भी आप वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है जर्नल एंट्री कैसे होती है, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल के बारे में। ओके, नाउ मटेरियल क्या हुआ, प्रोडक्शन में ट्रांसफ़र हुआ, तो देखो मटेरियल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो गया, डेबिट हो गया। ओके, ना अब वर्क इन प्रोग्रेस में आया है तो उसके ऊपर लेबर्स काम करेंगे। लेबर काम करेंगे मतलब लेबर को वेज पे करना होगा। तो अभी तक हम कोई वेज पे नहीं किया है, तो अभी जर्नल एंट्री क्या पास होगी इन कॉस्टिंग में, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट वेजेस। ओके, सेम वे अगर हम ओवरहेड होगा तो ओवरहेड कंट्रोल। नाउ यहाँ पे अगर आपको याद हो तो इंटीग्रल अकाउंटिंग में हम क्या लिखते थे, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे ओवरहेड कंट्रोल अकाउंटिंग डेबिट टू अकाउंट पेएबल, हमें पे करना होगा 3 लाख रुपए। कहाँ से आया सर, ये सारी चीज़ें दिखा दो। सर ऊपर ही दिया है अकाउंट्स ओवरहेड 3 लाख रुपए। ओके, एक्चुअल में कितना हुआ है आप देख सकते हो। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आई है, 3,16,000। इन दोनों को मिला दो तो 3,36,000, मतलब कि 20,000 कम हुआ है। आगे आप जनरल एंट्री देख सकते हो। ओवरहेड कंट्रोल पहले हमने डेबिट किया था, ना यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, तो हमारी जनरल एंट्री जो फाइनल बची वो क्या होगी, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेएबल 2,80,000। 280 कैसे हो गया सर, यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमें 280 दिया ही नहीं है। सर आपने ऊपर अभी देखा होगा 3,16,000, और उसके ऊपर आपको लेबर्स एंड ओवरहेड दिए हैं, उसका टोटल करोगे 3,16,000 होगा। उन दोनों का डिफरेंस ले लो, या तो खाली 3,16,000 में से आप 36,000 माइनस कर दो, तो वर्क इन प्रोग्रेस में कितनी कॉस्ट आई है, कन्वर्जन कॉस्ट आपको चाहिए तो कितनी हुई है, 2,80,000 हुई है। तो ये है कन्वर्जन कॉस्ट 2,80,000। नाउ फिनिश गुड बन गया है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था।
मटेरियल आया, गोडाउन में ट्रांसफ़र कर दिया, तो मटेरियल अकाउंट डेबिट टू अकाउंट पेएबल। मटेरियल को ट्रांसफ़र करेंगे हम प्रोडक्शन के लिए, तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हो जाएगा और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नाउ जैसे वर्क इन प्रोग्रेस में से अब क्या बन गया है, फिनिश गुड, तो फिनिश गुड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 5,16,000 का। ओके, नाउ अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि फिनिश गुड अकाउंट अब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डेबिट हुआ था यहाँ पे क्रेडिट, और फाइनली ट्रांसफर हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में। और ये 20,000 का जो डिफरेंस आ रहा है उसको भी हम कहाँ पे डाल देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। क्यों डिफरेंस आ रहा है सर, वो भी बता दो हमें। सर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आप इन दोनों को जोड़ दो, एक्सपेंस कितनी हुई 3,36,000 और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आ रही है 3,16,000, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ एक्चुअल और उसके बीच में 20,000 का, तो वो लास्ट एंट्री में शो किया है। और कहीं से ये 20,000, काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं चल रहा था सर ये 20,000 कहाँ से आया कहाँ से आया, तो वेरायंस बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, वेरायंस। वेरिएंस एनालिसिस करके हमारा एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर है जो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ एक एक क्वेश्चन को, तो वो भी आप देखना, वो भी वीडियो आने वाले हैं जल्दी। जैसे इसके बाद मैं मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, जितने भी एग्जांपल है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे करने हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो मेजर टॉपिक है हमारा, जिसमें से मेजोरिटी क्वेश्चन आते हैं, 2 टॉपिक कर लो आप एग्जाम में पास हो जाओगे, और इतना चैप्टर ईजी है कि आप आसानी से पास हो जाओगे। ओके, तो ये था पूरा डिटेल में मैंने आपको आंसर करवा दिया। सर यहाँ पे बिग फ्लैश अकाउंटिंग से आंसर दिया है, तो वो मैंने वहाँ पे कवर कर लिया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। सर इलस्ट्रेशन 8 आप बताओगे, नहीं बेटा, इलस्ट्रेशन 8 इतना इजी है कि पहले आपको पहले पैराग्राफ में आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन दी है, फिर जीट पॉलिसी एक यस टैप करके है और एक राम कंपनी करके है, तो उन दोनों की इन्फॉर्मेशन दी है, और कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। तो आपको क्या करना है, जस्ट करंट पॉलिसी और जीट पॉलिसी दोनों के हिसाब से आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है और कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। कैरिंग कॉस्ट आप निकाल लोगे, देन आपको यहाँ पे रिलेवेंट एनुअल कैश परचेस पॉलिसी दी है, और आपको फाइनली क्या मिलेगी, टोटल रिलेवेंट कॉस्ट मिलेगी, जो भी आपको फाइनली यहाँ पे आपको कंक्लूजन मिलेगा जो नेक्स्ट पेज में आपको दिया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और अगर नहीं कोई डाउट रहता है तो मैं आने वाले वीडियो में भी कवर कर लूँगा। अदरवाइज़ छोटा सा डाउट होगा, आपको मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना है तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। कहाँ से, देखो अक्षय एकेडमी फाइनल एंड अक्षय एकेडमी इंटरमीडिएट, ये 2 ग्रुप है। जहाँ पे अक्षय एकेडमी फाइनल व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे आप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और डायरेक्टली उसमें एडमिन में ही हो, तो डायरेक्टली आप वो डाउट मुझे भी पूछ सकते हो, या तो इस ग्रुप में भी आप पोस्ट कर सकते हो, जिसको भी आंसर आता होगा वो आपको रिप्लाई कर देगा। अदरवाइज मैं फ्री रहा तो मैं भी आपको आंसर कर दूंगा आपके क्वेश्चन का। ओके, अगर आपका कोई इंटरमीडिएट में फ्रेंड है जो कि इंटरमीडिएट में काफ़ी अच्छे से सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो आप उसको ये इंटरमीडिएट का ग्रुप सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में कोई भी फैकल्टी आपके डाउट सॉल्यूशन करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस ग्रुप का हमारा मेन पर्पज़ यही है कि जितने भी हमारे डाउट्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, फैकल्टीज़ होनी चाहिए। बट फैकल्टीज़ नहीं है तो हमें क्या करना होगा, स्टूडेंट्स को ही एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। सबका साथ सबका विकास, जो मैं हर बार बोलता हूँ, मोदी जी का सेंटेंस है, सबका साथ सबका विकास। तो हमें क्या करना होगा, एक दूसरे के डाउट सोल्व करने होंगे, एक दूसरे की मदद करनी होगी, और हमारा जो कॉमन पर्पस है सीए में बनना, उसको फुलफिल करना होगा। तो आइए आप भी इस ग्रुप के अंदर जुड़िए। अगर आप फाइनल वाले बच्चे हैं तो फाइनल का ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, इंटर में आपका कोई फ्रेंड है तो उसे सजेस्ट कर दीजिए, और अपने जितने भी 8 के 8 इंटर के 8 सब्जेक्ट और फाइनल के 8 सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में डाउट है आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। आपका डाउट कोई भी बच्चा आपको आंसर कर देगा, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में से जुड़ने लगे हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। ओके, और इस वीडियो लेक्चर की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें अक्षय एकेडमी फाइनल का है और इंटर का है, जिससे मैंने ये वीडियो में पीडीएफ यूज़ की है। जैसे आने वाले लेक्चर में मार्जिनल करवाने वाला हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करवाऊंगा, तब जो आंसर होगा वो मॉड्यूल का नहीं होगा, वो मैं अपनी हैंड रिटन नोट यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर वो हैंड रिटन नोट आपको चाहिए तो आप फाइनल के बच्चे हो तो फाइनल का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको पहले पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, देन आपको उसकी वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, तो पीडीएफ उसके नीचे उसकी वीडियो लिंक,
तो आपको पूरा इजी हो जाएगा, उसकी प्रिंट भी करवा सकते हो आंसर की, और या तो लिख भी सकते हो आराम से, वीडियो देख लिया फिर आराम से पीडीएफ में से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अगर वीडियो के साथ साथ नहीं लिखना है तो। ओके, अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होना है। यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन पोस्ट नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पोस्ट करना है ओनली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ओके, ये इसका पर्पस यही है कि आपको पीडीएफ मिल जाए टाइम टू टाइम। ओके, आइए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं थियरिकल टॉपिक हमारे जो बाकी है, कौन सा है, ईआरपी एंड बेंचमार्किंग, वो अभी कवर नहीं करने वाला हूँ। अभी मेरे वीडियो से पूरे प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस, तो अभी मैं पूरे प्रैक्टिकल कवर करने वाला हूँ। आने वाले वीडियोस में मार्जिनल और स्टैंडर्ड स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सारे इलस्ट्रेशन वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तब अपनी कमर कस लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और वीडियोस हमें ज़्यादा देखने हैं, तो डिटेल में डिस्कशन होगा आपके साथ। ओके, वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट हुआ है मेरे वीडियोस से, मेरी सीरीज़ से आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है, जहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट के कॉस्ट, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, कॉस्ट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारे वीडियो, सारे टॉपिक, सारे डिस्कशन किए हुए हैं। इलस्ट्रेशन, मेजोरिटी, मार्जिनल, स्टैंडर्ड सब डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। तो आपको सारी चीज़ फ्री में अवेलेबल है, तो उसका भरपूर बेनिफिट उठाइए और बाकी सबको भी उठाने के लिए शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके भी बता सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।